जो 15 साल से जब से राजनगर विधानसभा बनी है तब से पार्टी को सूखा झेलना पड़ता है और हमेशा से सीट कांग्रेस की झोली में चली जाती है। भारतीय जनता पार्टी यदि चुनाव हारती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो जाती है। एक सबसे बड़ा कारण इफेक्ट होता है, महत्वाकांक्षा सबके अंदर जागृत होती है। इस महत्वाकांक्षा के कारण कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम किसी को चाह कर भी नहीं बुला पाते। जब तक परिवार में यदि 4 बेटे होते हैं तो मांगने का अधिकार सबका होता है, बड़ा उसी अधिकार के साथ मांगता है, छोटा भी उसी अधिकार के साथ मांगता है करती है। लेकिन जब तक समाज जागृत होकर के काम नहीं करेगा, सरकार वहां अधिकतर फेल होती हुई दिखती है। तो बहुत सारे अधिकारी आम जनमानस को सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं कि लोगों की छोटी छोटी बातें जब नहीं होती तो लोगों का मन निराश होता है। प्रशासन आपका वजह चूक कहाँ थी? कानून उल्लंघन आपने कर दिया या कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो गया? मैं जरूर वहाँ कानून का उल्लंघन कर रहा हूँ। कोरोना में भीड़ के पास जाकर के भीड़ को इकट्ठा कर दिया तो मैंने वहाँ किया, वहाँ अधिकारी भी आए। निश्चित तौर पे गलती हुई, मेरे ऊपर FIR हुई थी तो अधिकारियों पे भी FIR हुई। जुमला चला था महाराज भाजपा शिवराज भाजपा नाराज भाजपा। महाराज शिवराज तो आपके खजुराहो में एक साथ दिख गए, लेकिन अभी नाराज भाजपा के बारे में क्या कहेंगे? बहुत से नाराज भी नजर आ रहे हैं। नाराज भाजपा के लोग आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं। और जो सांसदी का चुनाव होता है वो केंद्रीय मुद्दों पर होता है और जो विधानसभा का चुनाव होता है वो स्थानीय मुद्दों पर होता है। चुनाव जब से 2008 के बाद से विधानसभा बनी है, कहीं ना कहीं जो एक कारण रह जाता है, लास्ट में जाकर के लोग कह देते हैं भैया दूर न जाके अगर ये वोट है, तो कहीं ना कहीं बड़ा कारण आता है कि यहाँ का स्थानीय व्यक्ति जब टिकट नहीं पा पाता है तो लास्ट में ये चीज आ जाती है कि स्थानीय वर्सेस बाहर। यदि पार्टी स्थानीय स्तर के किसी व्यक्ति को मौका देगी तब आप देख रहे हैं रिजल्ट आपके सामने होगा। स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। नेताजी बोले कार्यक्रम में आज हम राजनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से दावेदारी कर रहे अरुण उपाध्याय जी के साथ मौजूद है। युवा नेता हैं, भाजपा के पार्टी और संगठन के तमाम अहम जिम्मेदारियों में इन्होंने दायित्व निभाया है और वर्तमान में दावेदारी भी कर रहे हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र से। उपाध्याय जी से सीधे बात करेंगे। स्वागत है आपका भैया, धन्यवाद। बुंदेली दर्पण में उपाध्याय जी, सबसे पहले आपके राजनीतिक सफर की बात कर लेते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? छात्र जीवन से अब तक इन पदों में रहे, क्या क्या दायित्व निभाए, शॉर्ट में बताएं जरा अपने बारे में। अगर ऐसे कहा जाए तो चूंकि मेरा पूरा परिवार राजनीतिक क्षेत्र से बिलोंग करता है, जनसंघ के लेकर के संघ का पूरा परिवार है, तो मैं जब इस कॉलेज में पढ़ने गया BSc में, तब मेरा वहाँ विद्यार्थी परिषद से संपर्क हुआ। तो विद्यार्थी परिषद में काम करते करते मैं विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री के नाते सागर से मैंने छात्र राजनीति की शुरुआत की। उसके बाद संगठन मंत्री के बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करने का सौभाग्य मिला। विधानसभा विस्तारक से लेकर भोपाल जैसी लोकसभा विस्तारक में गांव से निकल करके भोपाल के अंदर काम करने का एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ, एक सौभाग्य भी हम उसको कह सकते हैं। तो संघ से लेकर के विद्यार्थी परिषद से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में लगभग 15 वर्ष से मैं सक्रिय हूँ। और मेरे पिताजी जनसंघ के जमाने से 1975 से लेकर के इमरजेंसी का काल था, तब वो शिक्षक के पद पर हुआ करते थे। शिक्षक के पद पर रहते हुए इमरजेंसी में उन्हें अपनी इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी कि उन्हें अपने शिक्षक के पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो हम लोगों ने राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए पार्टी के लिए बहुत त्याग और तपस्या करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी अगर दावेदारी की बात करें, राजनगर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व जो दावेदार हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, वो मैदान में हैं। वरिष्ठ नेता घासीराम पटेल जी का नाम भी आता है, अन्य कई भाजपा के लोग भी हैं, आपकी दावेदारी भी मानी जा रही। इन सब के बीच में आप अपने आप को किस जगह पर रखते हैं एक दावेदार के रूप में? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो एक छोटे से कार्यकर्ता को, बूथ स्तर के कार्यकर्ता को उठा करके कब किस पायदान पर बैठा दे, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। चूंकि मैंने संगठन के अंदर काम किया है तो मैं कार्यकर्ता के नाते पार्टी के अंदर टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि यदि स्थानीय स्तर पर किसी व्यक्ति की बात आएगी तो जब समीकरण की बात आती है निश्चित तौर पर पार्टी विचार करेगी और विचार करके पार्टी यदि अवसर देगी तो चुनाव लड़ेंगे और पार्टी के लिए काम करके सीट जो 15 साल से जब से राजनगर विधानसभा बनी है तब से पार्टी को सूखा झेलना पड़ता है और हमेशा से सीट कांग्रेस की झोली में चली जाती है। निश्चित तौर पर यदि भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो खाता खोलेगा, यह सीट भाजपा की झोली में जाएगी। गुटबाजी की बात कर रहे हैं, चुनावी समय है तो गुटबाजी भाजपा हो या कांग्रेस सभी दलों में आ जाती है। यहाँ बात अगर हम भाजपा की करें तो भाजपा में गुटबाजी आज नहीं बल्कि पहले चुनाव में भी रही। एक समय पे जब 2013 में रामकृष्ण कुसमरिया चुनाव लड़े थे, जब हारे थे तो खुद उन्होंने हमारे साथियों से कहा था, मीडिया में कहा था कि मुझे तथाकथित फला भाजपा नेताओं की वजह से हार का सामना देखना पड़ रहा है। तो क्या यही एक वजह रही है जो प्रत्याशी चयन या फिर अंतरकलह और गुटबाजी जो भाजपा लगातार 3 बार से यहाँ
हार का सामना करना। मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं है। या भारतीय जनता पार्टी यदि चुनाव हारती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो जाती है। ये सबसे बड़ा कारण इफेक्ट होता है। दूसरा फैक्ट ये भी हो जाता है कि जब इस विधानसभा क्षेत्र का कोई व्यक्ति चुनाव न लड़ता है तो सही से कम्युनिकेशन न हो पाने के कारण कम्युनिकेशन गैप भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। जब से राजनगर विधानसभा अस्तित्व में आई है तब से लेकर के इस विधानसभा का जो मतदाता है उनको अवसर न मिल पाना भी एक बड़ा कारण इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर होता है। तो और मुझे लगता है कि मैं एक सामान्य गरीब परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते, इस क्षेत्र का नागरिक भी हूँ, एक वकील के नाते भी मैं जमीन में रहकर के लोगों की मदद करते हुए जो मुझे दिख रहा है जमीन में जाकर के व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है यदि पार्टी स्थानीय स्तर पर किसी भी व्यक्ति को टिकट देगी तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और इस विधानसभा का सूखा समाप्त करेगी। जैसे घासीराम पटेल जी की बात आती है, एक जमाना ये था कि सन 98 में वो निर्दलीय रुख कर गए थे। देश अध्यक्ष जी ने युवाओं की टोली की अच्छे संगठन काम की, लेकिन जो वरिष्ठ हैं वो आज नाराज नजर आ रहे हैं, उनको पूछा नहीं जा रहा है, उनकी टीस निकल रही है। हमसे ही अभी वरिष्ठ भाजपा नेताओं से मैंने 1-2 की, उनकी भी टीस निकली। तो क्या ये भाजपा, अटल जी की जो भाजपा थी और आज की भाजपा वरिष्ठ नेताओं को छोड़ रही है क्या इसका फर्क चुनाव में नजर नहीं आएगा? कहीं ना कहीं जब इंसान काम करता है राजनीतिक क्षेत्र के अंदर तो उनका व्यक्तिगत एक महत्वाकांक्षा भी इंसानों के अंदर होती है। चूंकि इंसान होते के नाते महत्वाकांक्षा सबके अंदर जागृत होती है। इस महत्वाकांक्षा के कारण कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम किसी को चाह कर भी नहीं बुला पाते हैं, या बुला रहे हैं तो कहीं तक प्रॉपर उसके पास मैसेज ना पहुंच पाने के कारण उसको लगता है कि मुझे पूछा नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी आज भी अटल जी की भाजपा है और ये भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता आधारित संगठन है, कार्यकर्ताओं को लेकर के चलने वाला, तब 2 सीट से निकल के आज हम कई राज्यों में सरकार के साथ देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। तो मुझे लगता है कि आपका अपना आकलन है, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है, कहीं पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। स्थानीय स्तर पर हम सब एक हैं। जब तक परिवार में यदि 4 बेटे होते हैं तो मांगने का अधिकार सबका होता है। बड़ा उसी अधिकार के साथ मांगता है, छोटा भी उसी अधिकार के साथ मांगता है। किसी ने ज्यादा समय से काम किया होगा, किसी ने कम समय से काम किया होगा, लेकिन ये कोई दायरा नहीं बनता है कि कोई सीनियर है कोई जूनियर है। सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो सीनियर है उनका सम्मान है, जो जूनियर है उनकी भी सहभागिता पार्टी के अंदर हो। इसलिए मांगने का अधिकार सबका है। पार्टी जिसको देगी उसके लिए हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। भाजपा सरकार ने तमाम जो योजनाएं चलाई हैं उनकी बात अलग है, लेकिन अगर राजनगर विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें तो तमाम ऐसे विकास के आयाम निश्चित तौर पर हुए हैं। चाहे वो रेलवे को स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने की बात हो, या अभी पायलट जो ट्रेनिंग सेंटर की बात हो, अन्य तमाम ऐसी चीज़ें। लेकिन ग्रामीण स्तर पर जो एक किसान है वो गोवंश से परेशान है, वो कभी खाद की किल्लत सामने झेलता है, कभी इस तरह की बिजली की कटौती से परेशान है। क्या आपको लगता है कि ज़मीनी स्तर पर भाजपा जो है इन मुद्दों को सही ढंग से हल कर पा रही है? ऐसा नहीं है। देखो, हमें 2003 के पहले की सरकारों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। 2003 में डिब्बी में रह करके हमने खुद पढ़ा है, हमारे विद्यार्थियों ने पढ़ा है। 2003 के पहले ये देखना पड़ता था कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। स्वास्थ्य की बात कर लो, स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी लचर थी कि जब बमीठा से कोई छतरपुर तक जाता था कोई डिलीवरी वाली महिला तो रास्ते में बच्चे हो जाते थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हुआ है निश्चित तौर पर, और जहां कमी है वहां हम अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने जो बातें कही हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रह लो आप, प्रधानमंत्री सड़क योजना माननीय अटल जी ने गांव को शहरों से जोड़ने का जो काम किया, सड़कों का बड़ा जाल बिछाया है। अब आप गौवंश के लिए यदि आप जो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ समाज को भी जागृत होना पड़ेगा। हमारे सारे कथावाचक कहते हैं कि यदि हम हिंदू हैं तो हिंदू होने के नाते हर व्यक्ति के अंदर एक तुलसी का पौधा, एक गाय होना चाहिए। आज हम सब ने गायों को खुला छोड़ दिया। सरकार अपने स्तर पर व्यवस्था करती है, लेकिन जब तक समाज जागृत होकर के काम नहीं करेगा सरकार वहां अधिकतर फेल होती हुई दिखती है। जिस समाज को भी जागृत होना पड़ेगा। तो अरुण उपाध्याय की नज़र में राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कौन से ऐसे मूलभूत से कार्य हैं जनता से जुड़े हुए जो अब तक नहीं हुए, हो जाने चाहिए थे? भाजपा का विधायक नहीं रहा, सरकार भाजपा की रही, कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं, अहम जरूरतें हैं जो पूरी नहीं हुई अब तक? देखो, विकास के क्षेत्र में तो कोई दोहरा नहीं है। अब से माननीय सांसद जी आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी आए हैं, राजनगर ने विकास के आयाम नए नए छुए हैं। लेकिन अभी जो एक समस्या सबसे बड़ी आ रही है, चाहे तहसील के अंदर मैं अधिवक्ता के नाते काम करता हूं, तो बहुत सारे अधिकारी आम जनमानस को सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उनको न्याय सुगमता के साथ नहीं मिल पा रही। सबसे बड़ी समस्या तहसील के अंदर हम देखते हैं। इसको लेकर के जो हमारे वर्तमान के नेता, चूंकि मैं तो अपने स्तर पर प्रयासरत करता हूं, और भी पार्टी के अंदर नेता हैं और भी पार्टी के अंदर काम करने वाले लोग हैं, सबको मिलकर के जनता के इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। होने को तो हो सकती है बहुत छोटी सी बात हो,
लेकिन लोगों की छोटी छोटी बातें जब नहीं होती है तो लोगों का मन निराश होता है। और किसान जब गांव से अपना कर्जा लेकर के, कई बार किसान आते तहसील न्याय के लिए आता है, जब न्याय नहीं मिलता तो प्रताड़ित तो पीड़ित हो जाता है, तब वो जाके गलत कदम उठा लेता है। ऐसी स्थिति में हमें, जो हमारा बूथ का कार्यकर्ता है, निश्चित तौर पर उनके लिए मेहनत करता है, हम सब लोग यहाँ मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक हो जाती है हम लोगों की। इसको भी हम ठीक करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ व्यक्ति आए तो सुगमता और सरलता के साथ उसको न्याय मिल सके। करप्शन बहुत बड़ा एक मुद्दा है। ये करप्शन नहीं कह सकते, हम ये कहते हैं चूक हो जाती है कहीं ना कहीं। करप्शन की जगह हम कहें कि चूक हो जाती है, कहीं ना कहीं हम ही लोगों से चूक होती है। इसको भी हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नेता को हम ही लोग नेता हैं, तो हम सब मिलकर के इस चूक को ठीक करने का प्रयास करेंगे। जो कमी है विकास के क्षेत्र में, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। लव कुश नगर कभी हम जब जाया करते थे इधर से तो 2.5 और 3 घंटे हमें लगता था। आज लव कुश नगर हम 40 मिनट में यहाँ से पहुंच जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही तो संभव हुआ है। नेता बुरा हो सकता है, अरुण उपाध्याय व्यक्तिगत बुरा हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे विश्व के अंदर एक सिंगल मात्र एक ऐसा राजनीतिक दल है जो आम जनमानस को लेकर के, और कार्यकर्ता आधारित संगठन है। इसमें कोई दोहरा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा संगठन है जो आम जनमानस को लेकर के, आम जनमानस की चिंताओं को लेकर के काम करती है। अगर राजनगर विधानसभा क्षेत्र की बात कर ले तो SC ST OBC ये एक संगठन उभर के आया, अन्य जगह भी है, लेकिन उसका केंद्र जो है सेंट्रलाइज कर दिया गया राजनगर विधानसभा। आए दिन जो आयोजन, प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, ये बात यहीं से उठ के क्यों आती है? कहीं ना कहीं जातिवाद की बात भी यहाँ उठ के आती है, कहीं ना कहीं वर्गवाद की बात उठ के आती है। क्या वजह मानते हैं आपके अपने दृष्टिकोण में क्या रहा? देखो, मेरा जो व्यक्तिगत नजरिया, आपका नजरिया अपने स्तर का होगा। मेरा जो व्यक्तिगत नजरिया है, मैं गंगोहा के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। वहां मैं कोई भी आयोजन करता हूं तो हम सारे समाजों को लोग एक साथ बैठ करके समरसता के भाव के साथ उस काम को आगे करते हैं। अभी हमने हनुमान जी का मंदिर गंगोहा के अंदर बनाया, उसमें सभी समाजों के लोगों ने, चाहे वो SC का हो, चाहे वो OBC का हो, चाहे ST भी हमारे गाँव में बहुत आए थे। ST की संख्या गंगोहा में बहुत आए थे, तो उन सब ने मिलकर के स्वयं से आकर के कहा कि भैया हमें भी इस काम में सहयोग करना है। तो स्वतंत्र होकर के स्वयं को आगे ला करके उन्होंने हमारे साथ समरसता की भावना के साथ काम किया। अभी हम शंकर जी का भी वहां मंदिर बना रहे हैं, तो उसमें सभी समाजें वहां काम कर रही है। हम यहाँ तहसील में उनके न्याय के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है, आपके नजरिए से कहीं कहीं हो सकता है, कहीं ऐसी समस्या हो, लेकिन मुझे जो लगता है कि राजनगर क्षेत्र पुराना मतंगेश्वर की नगरी है, उधर बम्बरवैनी मैया की नगरी है। यहाँ मतंगेश्वर का आशीर्वाद लेके लोग निकलते हैं, वहां माता बम्बरवैनी का, एक बागेश्वर धाम का भी बड़ा आशीर्वाद लोग लेते हैं। तो सब समरसता के भाव के साथ राजनगर विधानसभा का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। कहीं कोई चूक होगी तो आप बताइएगा, उसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। मेला ग्राउंड में एक प्रदर्शन होता है, बड़ा सा मंच सजता है, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। मुद्दा एक रहता है SC ST OBC। तमाम सारे आक्षेप लगते हैं, आपके क्षेत्रीय सांसद से लेकर SP सचिन शर्मा को खुले मंच पे ललकारा जाता है। तथाकथित नेता थाने जलाने की बात कहते हैं, कार्यवाही होने की बात होती है, एक FIR नहीं होती है। क्या वजह है? जांच होती है, जांच हो रही है, कहीं ना कहीं कोई हवा दे रहा है, ऐसा कुछ है क्या? एक खुले मंच पे इतनी सत्ता को कोई ललकारे, थाने जलाने की बात करे, कार्यवाही नहीं हो, कहाँ तक उचित है? छतरपुर के मेला ग्राउंड में जो हुआ था, उस समय की परिस्थिति यदि आपको ध्यान होगी, ब्रह्मेश्वर धाम से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था। उस मुद्दे को लेकर के सारे मुद्दे खड़े हुए थे। तो निश्चित तौर पे जब समाज के अंदर विध्वंस पैदा हो रहा था, तो हमारे आदरणीय सांसद जी ने ही उसमें प्रयास करके आगे आकर के दोनों समाजों को बैठा के टेबल पे, दोनों समाजों के बीच मध्यस्थता इसलिए करवाई जाना उसमें जरूरी थी क्योंकि समाज के अंदर एक खाई पैदा हो रही थी। जो खाई राजनीतिक रूप से भी नुकसानदायक होती है और सामाजिक रूप से भी हमारे व्यवहारिक जीवन में नुकसानदायक पीड़ा उत्पन्न करती है। उसको मिलकर के एक दोनों समाजों को बैठा के सारी चीजों का पटापेक्ष किया गया और आपने उसके बाद देखा हुआ कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ। हम सब मिलकर के एक रूपता में काम कर रहे हैं। रही बात कार्रवाई की, कई बार हमें जन भावनाओं को देखकर भी कार्रवाइयों को लेकर के आगे बढ़ना पड़ता है। उसमें दोनों पक्ष पीड़ित थे, दोनों पक्षों का नुकसान हुआ था, इसलिए दोनों पक्षों को बैठा करके आपस में बात करके सुलह करके दोनों पक्षों की बातों को सुन करके और उनका जो कह सकते हैं कि उनकी समस्याओं का पटापेक्ष करके दोनों पक्षों को खुश करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए हम और आपके लिए सबने मिलकर के उसमें चिंता व्यक्त की थी। इसलिए उस समस्या का समाधान सबने मिलकर के आपसी सहमति के साथ किया था, इसलिए उसमें कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। चलिए, राजनगर विधानसभा क्षेत्र से अगर अरुण उपाध्याय को टिकट मिलती है, विधायक बनते हैं, सबसे अहम प्रमुख काम क्या होंगे क्षेत्र के लिए आपके? मैं तो एक अधिवक्ता के नाते सबसे पहले जब मैं वहां रहता हूं तो आम जनमानस तो प्रताड़ित है ही। मेरे अधिवक्ता साथी भी बहुत पीड़ित है। जो नए व्यक्ति इस व्यवसाय के अंदर आते हैं अधिवक्ता, उनको ना तो कोई फंडिंग की व्यवस्था होती है, ना कोई सैलरी होती है और 5-7 साल उनको अपना काम खड़ा करने में लगता है। वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिवार के बेटे हैं,
तो मैं यही चाहूंगा कि सबसे पहले तो उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए जिससे इस क्षेत्र से भागे ना, इस क्षेत्र को जोड़े, क्योंकि अधिवक्ता यदि नया नहीं आएगा तो यदि किसी के साथ अधिकारों का हनन होगा तो उनको न्याय कौन दिलाएगा। जब आदमी के अधिकारों का कहीं हनन होता है तो अधिवक्ता ही उनको न्याय दिलाता है। दूसरा, जो राजनगर के अंदर अभी एक महाविद्यालय की समस्या, सबसे बड़ी समस्या है, इसको लेकर कि राजनगर और बमीठा के अंदर नए महाविद्यालय खोलें। स्कूल का स्तर माननीय शिवराज सिंह चौहान ने राइजिंग पब्लिक स्कूल खोल करके, मॉडल स्कूल खोल करके बढ़ाया है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं शिक्षकों का रुझान ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए भी एक लोगों को हम प्रयास करने का, हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। लोगों को सुगमता और सरलता के साथ न्याय मिल सके, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और किसानों की आय कैसे दुगनी हो, जो सरकारें इस पर चिंता कर रही हैं, और निश्चित तौर पर आय बढ़ी है, सिंचाई का रकबा बढ़ा है मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं और जो समस्याएं आप लोगों के माध्यम से भी आएंगी, निश्चित तौर पर हम उसको पूरा करने का प्रयास करें। विधायक बने या ना भी बने, क्योंकि मांगने का अधिकार है, हो सकता है भारतीय टिकट दे या ना दे, विधायक रहेंगे तो करेंगे, ना भी रहेंगे तो मुझे लगेगा अरुण उपाध्याय एक कार्यकर्ता के नाते, अरुण उपाध्याय को यहाँ इस क्षेत्र में समस्या है, अरुण उपाध्याय अपना सब कुछ त्याग करके आम जनमानस की समस्या के लिए वहां खड़ा रहेगा। और मैं खड़ा रहता हूं। अभी मैं एक चीज और बता दूं, आपने कहा क्या, आज मैं कोई जिम्मेदारी में नहीं हूं, लेकिन बमीठा के अंदर जब 4 लाइन बन रही थी, लोगों के आशियाने टूट रहे थे, कोरोना के समय लोगों को रहने के लिए छत नहीं थी, तो मैंने जाकर के सबसे पहले वहां लड़ाई लड़ी थी। पीयूष भट्टी जी उस समय एसडीएम थे और मेरे ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ था। तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं होता है। मैं अपनी बात को मुखरता के साथ रखता हूं। यदि कहीं आम जनमानस के साथ अन्याय होता है तो 1 नहीं 2 नहीं 4 जितनी एफआईआर मेरे ऊपर हो जाए, मैं आम जनमानस के लिए लड़ता हूं। मैं विधायक बनूं या ना बनूं, आम जनमानस के लिए लड़ता था, लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। सरकार आपकी थी, आप अधिवक्ता भी हैं, आपको कानून के दायरे भी पते हैं, फिर आप जन आंदोलन करते वक्त आप पे एफआईआर दर्ज हो जाती। प्रकाश पांडे पब्लिक की बात कर रहे थे, एनएच पर ही, उन पर भी एफआईआर दर्ज होती। सरकार आपकी, प्रशासन आपका, वजह चूक कहाँ थी? कानून उल्लंघन आपने कर दिया या कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो गया? मैं प्रकाश पांडे का विषय तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे अपना व्यक्तिगत विषय ध्यान है कि मुझे वहां कानून का मैंने उल्लंघन किया था, मैं कह सकता हूं चूंकि, लेकिन आम जनमानस वहां सैकड़ों की संख्या में खड़ा था, वो पीड़ित था, प्रताड़ित था। तो मैंने सोचा यदि एक एफआईआर होने से उनको उनकी बात नहीं होगी, उनके अधिकारों की बात नहीं होगी, उनकी न्याय की बात नहीं होगी, तो मैंने खुद व्यक्तिगत विचार किया अपनी आत्मा से पूछ करके, यदि मैं जरूर वहां कानून का उल्लंघन कर रहा हूं, कोरोना में भीड़ के पास जाकर के, भीड़ को इकट्ठा करके, तो मैंने वहां किया। वहां अधिकारी भी आए, निश्चित तौर पर गलती हुई, मेरे ऊपर एफआईआर हुई थी तो उन अधिकारियों पर भी एफआईआर होनी चाहिए थी, उन्होंने भी कोरोना का उल्लंघन किया था। मैं व्यक्तिगत विचार मानता हूं, यदि मेरे ऊपर एफआईआर होगी, मुझे पता भी होगा कि हाँ मेरे ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा, लेकिन यदि जनता परेशान होगी तो मैं निश्चित तौर पर वहां जाऊंगा, चाहे मेरे ऊपर जो एफआईआर हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैंने इसीलिए अधिवक्ता की पढ़ाई की है। यदि जनता की लड़ाई लड़ते हुए एफआईआर दर्ज होगी तो वकील करेंगे, पैसा खर्च होगा, कहां से लाएंगे? मैं तो एक मध्यम वर्गीय परिवार, अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा, न्याय की, आम जनमानस की न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। आम जनमानस के लिए एफआईआर होगी, देखा जाएगा। भाजपा नेता के साथ साथ आप एक अधिवक्ता भी हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात लंबे अरसे से चली आ रही है। भाजपा सरकार ने भी आश्वासन दिया था, कमलनाथ आए वो भी बोल के चले गए, आज भी लागू नहीं हुआ। क्या वजह है? क्या आप लोगों ने बात नहीं उस स्तर तक रखी? आप एक अधिवक्ता भी हैं, या सरकार अनदेखी कर रही है अधिवक्ताओं की? कहीं ना कहीं अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो चर्चा में है और निश्चित तौर पर सरकार उसके लिए प्रयासरत है, लेकिन हमारे अधिवक्ता साथी सही तरीके से प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बात नहीं रख पा रहे हैं। हमें कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हमारे भी यहाँ भी अधिवक्ता हैं, हम भी उनके साथ बैठते हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो या जिला की हमारे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हो। जिस दिन अधिवक्ता अपनी आवाज को जिम्मेदारी के साथ और वजनदारी के साथ रखेगा, सरकार कोई भी हो, 1 मिनट से 2 मिनट नहीं लगेगा और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा, क्योंकि अधिवक्ताओं के पास वो ताकत होती है। क्या करें, झंडे उठा ले फिर विद्रोह कर दे सरकार के खिलाफ? हर बात झंडे और विद्रोह से नहीं होती। अधिवक्ता अपने पैनल के साथ जाए, बात करे, हम लोग उनके लिए तैयार हैं। हम लोगों की कहीं आवश्यकता पड़े, चूंकि अधिवक्ता हूं मैं तो कहूंगा ही, निश्चित तौर पर मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ही मांग करूंगा माननीय शिवराज सिंह जी से, माननीय बीडी शर्मा जी से कि वो पत्र लिखें, उनको जो भी जरूरतें हो वो पूरी करें और अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें। क्योंकि अधिवक्ता जब किसी का केस लड़ता है तो हो सकता है आगे कोई क्रिमिनल व्यक्ति हो, केस हार जाता है, उसकी जान को खतरा रहता है, छतर पर भी अधिवक्ताओं के साथ गोलियां चलती हैं, मौत को भी गले लगाना पड़ता है। ये बड़ी समस्या है, आपने सही समस्या को यहाँ रखा है। मैं अधिवक्ता होने के नाते निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा खुले शब्दों में कि सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए और अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए। एक पहले जुमला चला था, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा।
महाराज शिवराज तो आपके खजुराहो में एक साथ दिख गए, लेकिन अभी नाराज भाजपा के बारे में क्या कहेंगे? बहुत से नाराज भी नजर आ रहे हैं। नाराज भाजपा के लोग आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं। ये नाराज भाजपा भी जब टिकट तय हो जाएगी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे खड़ी हुई दिखेगी, क्योंकि नाराज भाजपा जनसंघ के जमाने की भाजपा है, जो 5 साल हो सकता है कि प्रताड़ित रहे, पीड़ित रहे, लेकिन जब चुनाव आता है तो लास्ट समय में झंडे के नीचे खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए दिखेगी। और जो अन्य भाजपा में किसी का नाम नहीं लूंगा, ये हो सकता है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करके चुनाव के बाद यदि पार्टी आती है जाती है तो ये अपना उल्लू सीधे करने के लिए इधर उधर भी होने में कोई संकोच नहीं करते। ये वो भाजपा है। भाजपा की बात कर ले तो अभी 2018 का चुनाव था, उसमें भी क्या हुआ आपको पता, बताने की जरूरत नहीं, और किस तरह से वापसी हुई सरकार की वो भी पता। अब ऐसा क्या नया हो गया कि इस बार लग रहा है कि भाजपा हाँ 200 पार, जो अब की बार 200 पार, बंटा ढार से आर पार जो जुमला दिया था आपके शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश के, क्या ऐसा हो गया जो अब की बार बंटा ढार से आर पार? अब की बार हमारे जो चाणक्य कहे जाते हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने जिम्मा इस क्षेत्र का पूरे मध्य प्रदेश का लिया है। हमारे आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय BD शर्मा जी और प्रबंधन समिति के संयोजक आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को बनाए एक ऐसी शख्सियतें लोग लगे हैं कि निश्चित तौर पर जमीन के जुड़े हुए नाराज कार्यकर्ताओं से ही मिल रहे हैं। जो कार्यकर्ता कहीं किसी कारण से पार्टी से या किसी व्यक्ति विशेष से नाराज है उनसे भी संपर्क कर रहे हैं। कहीं कोई ऐसी समस्या होगी, कोई व्यक्ति हिटलरशाही रख करके काम कर रहा हो तो 230 में से 230 तो कोई पार्टी नहीं जीतती है। आज के तक का इतिहास हम उठा के देख लें तो कुछ सीटें हारती भी है पार्टी, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जहां प्रयास, हम लोगों का भी प्रयास है कि सरकार बने और 200 पार जो कहा है वो निश्चित तौर पे संभव होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्षेत्र के अंदर काम कर रही है। चलिए, अपने केंद्रीय नेतृत्व को इन्वॉल्व कर ही लिया तो वहां से भी कर लेते हैं सवाल। कैलाश विजयवर्गीय खुद कह चुके हैं अपने बयानों में कई बार, भाजपा को भाजपा ही हरा सकती है, कहने की जरूरत क्यों पड़ी? दूसरी बात, चाणक्य की बात जो कही, आपके राजनीति के जो भाजपा के चाणक्य माने जाते हैं, लगातार तीसरी बार आ चुके वो, ऐसी क्या वजह है? डर है कर्नाटक की हार का, या कुछ ऐसा गड़बड़ दिख रहा है कि गृह मंत्री को पहली बार इतिहास में कम से कम मध्य प्रदेश में 3 बार आना पड़ रहा है? क्या कुछ उठापटक की आशंका? डर नहीं है, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बैठकें निरंतरता के साथ चलती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि चुनाव के समय एक्टिव नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल एक्टिव रह करके जनता के बीच में काम करती है, कार्यकर्ताओं के बीच में प्रयास करती है, कार्यकर्ताओं को बूस्ट करती है, उत्साहित करती है। तो हमारे आदरणीय अमित शाह जी निश्चित तौर पर लोकप्रिय नेता है। वो जब आते हैं कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत और संवाद करते हैं तो कार्यकर्ताओं में एक अलग से उत्साह आ जाता है और डबल उत्साह के साथ कार्यकर्ता काम करेगा और अपनी बार 200 पार के नारे को बुलंद करेगा। ऐसा तो नहीं जो आपने अभी एक शब्द कहा था कि हिटलरशाही कोई कर रहा हो, तो वो हिटलरशाही पे अंकुश करने के लिए शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे एकदम से आ गया। मैंने कहा कि वो सब विधानसभाओं में नहीं है, और निश्चित तौर पर कुछ बातें ऐसी होती है बड़े स्तर की होती है, वो हमें और आपको पता तो रहती नहीं है। हम जो जमीनी स्तर की बात करें या क्षेत्रीय स्तर की बात करें तो यहाँ कोई हिटलरशाही करेगा तो आपके बीच में हमारे बीच में आएगा, और करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा, वो कोई भी हो। चलिए, वाई दिव्य टिकट नहीं मिलती अरुण उपाध्याय को, तो किस तरह से कार्यकर्ता के तौर पे सक्रिय रहेंगे भाजपा के लिए? अरुण उपाध्याय आज जिस स्तर से सक्रिय है, आज जो अरुण उपाध्याय को पार्टी के अंदर पूछा है, अरुण उपाध्याय जा रहा है, नहीं पूछा नहीं जा रहा है। कल यदि पार्टी को लगेगा, यदि पार्टी हमें टिकट न देगी किसी और को टिकट देगी, पार्टी यदि उपयोग करना चाहेगी तो करेगी, नहीं तो अरुण उपाध्याय पर अपने स्तर से अपना प्रयास करेगा, देखेगा क्या होता है, उस समय की परिस्थितियां क्या बनती हैं। क्या लगता है, लगातार जो विधायक यहाँ कांग्रेस के हैं वर्तमान में, उनके जीतने की वजह क्या मानते हैं आप? इस विधानसभा क्षेत्र में लगातार क्यों आके जीतते आ रहे हैं? देखो, सबसे बड़ा एक कारण हो जाता है, मैंने कहा ना, स्थानीय। मैं 2 चीजें क्लियर कर दूं आपको। जो आदरणीय सांसद जी हैं हमारे, और जो सांसदी का चुनाव होता है वो केंद्रीय मुद्दों पर होता है, और जो विधानसभा का चुनाव होता है वो स्थानीय मुद्दों पर होता है। तो आप सांसद में किसी को भी कहीं से लड़ा दो, कहीं स्थानीय का विषय नहीं आएगा, क्योंकि केंद्रीय विषयों को लेकर के पॉइंट करके वो चुनाव किया जाता है। लेकिन विधानसभा का चुनाव जब से 2008 के बाद से विधानसभा बनी है, कहीं ना कहीं जो एक कारण रह जाता है, लास्ट में जाकर के लोग कह देते हैं भैया आप दूर ना जाके अगर वोट दे दो, जो लोगों से निकल के आती है। हम कह रहे हैं हो सकता है कि कुछ लोगों को हमारी पार्टी के अंदर बुरी लगे, बिल्कुल लग सकती है, लेकिन यथावत स्थिति यही है। वो भी जानते हैं, वो अपनी आत्मा पे हाथ रख करके यदि कहें तो कहीं ना कहीं बड़ा कारण आता है कि यहाँ का स्थानीय व्यक्ति जब टिकट नहीं पा पाता है तो लास्ट में ये चीज आ जाती है कि स्थानीय वर्सेस बाहरी। स्थानीय वर्सेस बाहरी में नाती राजा साहब फायदा ले जाते हैं, और चूंकि वो जनता के बीच में रहते हैं, किसी का बुरा करते नहीं है,
जो एक लोगों में जनता में रहता है कि ये किसी का बुरा वो कभी करते नहीं है, तो ये भी उनको एक फायदा हो जाता है। क्योंकि मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी किसी पे करता नहीं हूँ, मेरा स्वभाव है, मैं किसी की बुराई ज़्यादा करता नहीं हूँ, मैं अपनी लाइन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर देता हूँ। अभी वो विधायक कांग्रेस के हो सकते हैं, लेकिन मैं इस क्षेत्र का मतदाता हूँ, तो हम सबके विधायक है। वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस के अभी कोई होगा तो उसकी भी वो सरकार मानी जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ा कारण होता है बाहरी और अंदर वाले का, बाहरी और स्थानीय। यदि पार्टी स्थानीय स्तर के किसी व्यक्ति को मौका देगी तब आप देख रहे हैं रिजल्ट आपके सामने होगा। चलिए, अरुण उपाध्याय से ये थी हमारी बात। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी, धन्यवाद।